नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। और आज हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं और इतिहास के पन्नों से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम अगर है जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, वहाँ आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपका, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, आरओ, यूपी टेट, एस्टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है इस पोर्शन से। तो इतिहास के पन्नों को आज हम लोग पलटेंगे और उसमें पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे आपको मैं ये सारी डिटेल से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। तो आज इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। सबसे पहले कौन आए? यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में आई और कैसे कैसे क्रम रहा इसमें, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं अपना ये आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन सेशन। तो ये देखिए, इसमें लिखा है क्या क्या रहा यूरोपीय कंपनियों। सबसे पहले भारत में जो मुग़लों का शासन रहा, उसके बाद हम लोग मुग़लों के शासन के पश्चात यूरोपीय कंपनियां, और मुग़लों के शासन के जब अंतिम समय था तो उसमें कंपनियां अपना व्यापार के तौर पर भारत में आने लगी। तो आइए पढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ प्रारंभ हुए। प्राचीन काल से ही जो अगर हम बात करें तो यूरोप के भारत के साथ संबंध जो थे व्यापारिक तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे जो, और ये यूनानियों के साथ प्रारंभ हुए। एशिया का अधिकांश व्यापार, भाई ये आए क्यों? ये उन्होंने व्यापार के तौर पर आर्थिक समृद्धि के लिए ये भारत आए विदेशी, और यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे अपना राज और आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो एशिया का अधिकांश व्यापार कैसे होता था? अरब वासियों के हाथ में था। जो अरबी थे, अरबी व्यापारी थे, तो एशिया जो था उसमें सबसे ज़्यादा अरब वासी जो थे, अरबियों का व्यापार स्थापित उस समय था, उन्हीं के हाथ में था। जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के हाथ था। मतलब जो एशिया का जो पोर्शन था उसमें अरब वासियों का स्थापत्य मतलब आधिपत्य था व्यापार के तौर पर, और जो भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र था और यूरोपीय व्यापार हैं इतालवी व्यापारियों के, इनमें इतालवी व्यापारियों का एकाधिकार था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अरब वासियों का हाथ में कौन सा क्षेत्र था, और भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार किसके हाथ में था? तो ये इतालवी के हाथ में था, और यहाँ पर ये अरब वासियों के हाथ में था। तो ये जानकारी हमने नोट साथ साथ बनाते रहिए और नोट भी करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बहुत डिटेल से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, और आप यकीन मानिए एग्ज़ाम जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ से प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ना है कि ये अभी एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोग जानकारी, एक बेसिक चीज़ों को समझेंगे। 1453 की अगर हम बात करें, 1453 की अगर हम बात करें तो 1453 में क्या हुआ? यहाँ पे 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्कों ने एक क्षेत्र कस्तूनतुनिया था जिसमें तुर्कों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तुर्कों ने उसको कब्जा कर लिया था, कस्तूनतुनिया क्षेत्र को। 15वीं शताब्दी के दौरान जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान, यानी नौसेना की अगर हम बात करें, नाविकीय परिवहन जो नौ यानी जल जो परिवहन क्षेत्र है उसका विज्ञान में महान प्रगति हुई है। कब हुई? 15वीं शताब्दी के दौरान। 14वीं शताब्दी तक नहीं, 15वीं शताब्दी के दौरान किस में प्रगति हुई? जहाजरानी निर्माण में, जहाज़ों का निर्माण हुआ, और जो नौका परिवहन क्षेत्र था, जो जलीय मार्ग था, उसके क्षेत्र में उसमें महान प्रगति की गई। इसी से व्यापार जो वहाँ से जो व्यापारी थे विदेशी, इसी रास्ते से भाई पहले
अगर हम बात करें तो यहाँ पर शासन कैसा था, पहले जो समुद्री मार्ग सरल था, वायु मार्ग था नहीं, तो समुद्री मार्ग के जरिए से ये सब व्यापार करने भारत में आते थे। दूसरा क्या लिखा है इसमें आगे, 1492 की अगर हम बात करें, कब की, 1492 की अगर हम बात करें, 1492 में क्या हुआ, स्पेन के निवासी कोलंबस, ये कोलंबस कहाँ था, ये पूछ सकते हैं पेपर में कि कोलंबस भैया कहाँ के निवासी थे, तो कोलंबस जो था वो स्पेन का निवासी था, स्पेन का निवासी था। और कब, 1492 की बात है, कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढा, मतलब आया वो कब था, जो 1492 को वो है भारत आने के प्रयास कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, वह पथ से अपने डाइवर्ट हो गया, अपने मार्ग से वह भ्रमित हो गया। समुद्री मार्ग से रास्ते वो आ रहा था, लेकिन वह अपने रास्ते से वो क्या हो गया, वो अलग हो गया, वो पथभ्रष्ट हो गया, यानी वो रास्ता अमेरिका भारत जाने वाले रास्ते पर ना पहुंचकर आना भारत चाह रहा था, वह कहाँ पहुंचा, अमेरिका पहुंच गया। ये उसको भ्रम हो गया। जब वह अमेरिका पहुंच गया तो आपने प्रश्न देखा होगा कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। लेकिन वह पूछ सकता है एग्जामिनर एग्जाम में कि भाई वह जाना कहाँ चाहता था, तो कोलंबस जाना कहाँ चाहता था, भारत जाना चाहता, लेकिन वो गलती से अपने मार्ग से भ्रमित हो गया, रास्ता भटक गया और वह कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। कब पहुँचा, 1492 में। कहाँ का निवासी था, स्पेन का। कौन पहुँचा, कोलंबस। तो इस तरीके से प्रश्न आने की संभावना अधिकांशता रहती है। आगे देखें इसी में 1498, यहाँ से जो प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1498 से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भाई 1498 में एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली था, व्यापारी था, जो वास्को डिगामा जिसका नाम था, वास्को डिगामा, किस क्या नाम था, वास्को डिगामा ने उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप जिसको हम केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका में स्थित है, केप ऑफ गुड होप, उत्तमासा जो स्थान है उस अंतरीप है, केप ऑफ गुड होप के नाम से जिसको जानते हैं, ये अफ्रीका में स्थित है, का चक्कर लगाकर, उसने ये चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से चक्कर लगाकर कालीकट भारत के कालीकट तक पहुंचने में क्या किया, सफलता प्राप्त कर ली। तो यानी पहला जो पुर्तगाली था, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया, तो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा था पहला पुर्तगाली। कौन था, वास्को डिगामा था। कब आया था, 1498 में आया था। कौन था, वो पुर्तगाली था। और कहाँ, उत्तमासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका में स्थित है के रास्ते, वहाँ का चक्कर लगा और भारत के कहाँ पहुँचा, कालीकट में पहुँच गया। कालीकट स्थान है भारत, तो वहाँ ये भारत के कालीकट तक पहुँचा। पहुँचने में उसने क्या किया, सफलता मिल गई उसको। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य क्या था, यानी जो ये खोज कर रहा था, ये घूम रहा था, ये क्या था, इसका मतलब ये था, ये व्यापार के उद्देश्य से ये सब कर रहा था। यानी ये खोजों का क्या काम था कि भाई यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, तो ये व्यापार की खोज के लिए, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से ये सब इधर से उधर घूम रहे थे। उद्देश्य से व्यापारिक मांगों की जानकारी व आर्थिक लाभ, यानी जब व्यापार करेंगे तो उनको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होगा, अर्जन होगा। इस उद्देश्य से ये जो यूरोपीय थे और ये जो पुर्तगाली थे या जो भी विदेशी थे, ये क्यों, इनका उद्देश्य था कि विदेशों में जाना है, भारत में जाना है, वहाँ से व्यापार करना है और वहाँ से धनोपार्जन करना है और अपने देश में लाना है, ये इनका उद्देश्य था। आइए बात करते हैं आगे क्या है इसमें, आगे देखेंगे। ये शुरुआत थी। अगर हम बात करें कंपनियों के आगमन का क्रम का, भारत में जो कंपनियों के आगमन का क्रम है वो क्या है भाई, विदेशी कंपनियां जो आई हैं वो क्या, पहले कौन कौन आया, इसकी हम बात कर लें, एक सरसरी निगाह डालते हैं। क्रम क्या रहा, यहाँ से प्रश्न कई बार बनेगा और बनता ही है कि पूछ लेंगे सबसे पहले कौन आया, तो ऑप्शन 4 दे दिए उन्होंने। सबसे पहले कहा पुर्तगाली आया, डच आया, डेनिश आए, है ना, ब्रिटिश आए, कौन आया, पोर्टुगीज आए। तो सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे भाई, ये सबसे पहले पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली थे जो भारत में आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आया, उसके बाद भारत में कौन आया, पुर्तगाली। उसके बाद डच आए,
पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच आए। कौन आया? डच आए। उसके बाद कौन आया? डचों के बाद कौन आया? जब पुर्तगाली का शासन रहा उसके बाद डच का आगमन होगा, वो भी व्यापार के तौर पर भारत आए। उसके बाद ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत आ गए। कौन आ गए? ब्रिटिश मतलब, ब्रिटिश से मतलब कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज भारत में आ गए। अंग्रेज़ों का भारत में आगमन रहा। अंग्रेज़ों का भारत में आगमन रहा यानी ब्रिटिश या अंग्रेज की बात हो गई। उसके बाद कौन आया? उसके बाद फ्रांसीसी आ गए भारत में। ब्रिटिश के बाद कौन आया? फ्रांसीसी आ गए। और फ्रांसीसी के बाद भारत में कौन आया? उसके बाद डेनिश आ गए। और डेनिश के बाद कौन आया? स्वीडिश आ गए। तो ये यानी जो क्या नाम, जो मुस्लिम शासक थे, अरबी शासक थे, उनके बाद ये सब पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, और फ्रांसीसी आए, डेनिश आए और स्वीडिश आए। तो आपसे प्रश्न बन सकता है सबसे पहले कौन आया? तो आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सबसे पहले भारत में जो आए तो कौन आया भैया? पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आया? उसके बाद डच आ गए। उसके बाद कौन आया? ब्रिटिश आ गए यानी अंग्रेज आए। उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसी आ गए, और फिर डेनिश आ गए और स्वीडिश आ गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ से पहला प्रश्न कि कौन आया? पुर्तगाली सबसे पहले आए। उसके बाद ये पूछते हैं डच आए, फिर तीसरे नंबर पे, यानी अगर हम क्रम की बात करें, पहला डच पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश और चौथा फ्रांसीसी, उसके बाद पाँचवा डेनिश। और ये क्रम भी आ सकता है, आर परीक्षा या यूपीएससी में ज़्यादातर ये विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर इकट्ठे मैचिंग में दे देते हैं, क्रम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे 6 ये आ गए, स्वीडिश आ गए 6 नंबर पे। आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग इसमें पुर्तगालियों की, कि पुर्तगाली कैसे आए और कौन आया पुर्तगालियों में। जैसा कि आप देख रहे हैं पुर्तगालियों में, देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है पुर्तगालियों में कि यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली, यानी यूरोप के निवासियों में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली भारत आगमन हुआ। और इसमें भी कौन आया? इसमें भी कौन आया? वास्को डी गामा। उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक, ये भी पूछ लेते हैं। अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती जो गाइड था, पथ प्रदर्शक का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं गाइड, जो गाइड रास्ता बताता है। तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद नाम का। उसने क्या किया? उसने ये क्या नाम, जो वास्को डी गामा था, इसकी मदद की, इसकी सहायता की और इसे 20 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू, जिसका जो कालीकट जो बंदरगाह है उसमें एक, उस बंदरगाह का नाम है कप्पक डाबू नाम के एक बंदरगाह पर जो वास्को डी गामा था वो किसकी मदद से आया? अब्दुल मजीद। जो कौन था? ये गुजराती पथ प्रदर्शक था, यानी एक गाइड था। कब आया? 20 मई 1498 को आया। उसके बाद इस नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा, यानी ये जहाजी बेड़े से आ गया, तो उसकी सहायता मिल गई इसको, तो ये वहाँ पे कालीकट पे पहुँच गया। कालीकट को जब, कालीकट के तत्कालीन उस समय हिंदू शासक थे, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक, क्षेत्र के हिंदू शासक कौन थे? जो पैतृक उपाधि जिनको जमोरिन की दी जाती है, जमोरिन। तो जमोरिन जो शासक थे, वहाँ के राजा थे, इन्होंने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब उनको ये लगा कि कोई भाई विदेशी आया है, तो उन्होंने, एक व्यापारी आया है, तो भाई हमारे संस्कार हैं कि जब कोई विदेशी आता है, कोई मेहमान आता है, उसका सम्मान करते हैं। तो जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत से मसालों को लेकर, यहाँ से उसे क्या देखा? उसने यहाँ देखा कि भाई मसाले यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस मसाले हैं। तो यहाँ से वो क्या किया? घूमा और यहाँ से क्या किया? मसालों को लेकर अपने देश लौट गया। यानी 1498 में ये आया, इसका स्वागत किया, फिर यहाँ ये घूमा और यहाँ पर इसने मसालों एकत्रित किए, यहाँ से मसाले एकत्रित किए और अपने देश वापस ये लौट गया। पूरी यात्रा का जो व्यय निकालने के बाद अगर हम बात करें, जो पूरी यात्रा का जो खर्चा है, मतलब जो वहाँ से ये यूरोप से आया और वहाँ का जितना खर्चा हुआ, यात्रा में व्यय हुआ, उसको निकालने के बाद ये देखिए 60 गुना, जो भी खर्चा था सब निकालने के बाद 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त किया है इसने।
ये व्यापार करने के बोट से आया था। यहाँ से 60 गुना अधिक इसको, जो खर्चे निकालने के बाद जितना खर्च हुआ 60 गुना अधिक मूल्य इसने प्राप्त किया। पेड्रो अल्वेरेज कैब्रेल 1500 में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भैया दूसरा पुर्तगाली कौन था। पहला कौन था, वास्को डी गामा था, और दूसरा पुर्तगाली कौन है, पेड्रो अल्वरेज कैब्रल। ये पूरा एक ही नाम है, पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल नाम का जो एक पुर्तगाली था, ये क्या किया 1500 में दूसरे, पहले पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा, दूसरा कौन 1500 ईस्वी में कौन आया, पेड्रो, यानी 2 साल 1498 में ये आया, लगभग 1.5 साल बाद, और उसके बाद ये 1500 में ये भारत आ गया। 1502 ईस्वी में भाई ये 1498 में आया और फिर ये चला गया, 1498 में आया, 99 में गया, और 1502 में जाने के बाद फिर ये पुनः जो है ये भारत आया। कौन, 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आ गया, पहले गया 1498 में आने के बाद, और उसके बाद 1502 में ये फिर भारत आ गया। और दूसरे नंबर पे कौन आया उसके बाद, पेड्रो अल्वरेज कैब्रल 1500 ईस्वी में आया। तो ये क्रम पूछ लेते हैं कि पहला कौन था पुर्तगाली जो भारत आया, दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन था जो भारत आया। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ये जो वास्को डी गामा था उसके उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी क्या है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पूछ लेते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत की खोज नहीं की, भारत की खोज, प्रश्न गलत हो जाता है। क्या है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो कोलंबस आ रहा था लेकिन वो भटक गया रास्ते से, तो वो तो पहुंच गया अमेरिका। और जो ये पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, ये भारत ये पहुंचा कालीकट पे सबसे पहले, है ना। तो ये इसने समुद्री मार्ग की खोज पूछ लेते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो भाई भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, यूरोप व भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली नाविक कौन था, वास्को डी गामा था, इसने की। पूछ लेते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, नोट करना है इसको। वास्को डी गामा पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इस अभियान पर निकला था। यानी जो पुर्तगाल के राजा थे वहाँ से इसने थोड़ा सा आर्थिक सहायता ली, धन लिया उनसे, और व्यापार के लिए ये प्राप्त कर इस अभियान पर निकला और भारत ये पहुंचा। यह नाविक जो यानी वास्को डी गामा था, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ, जो अभी आपने बताया था केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के उत्तमासा के रास्ते, ये उत्तमासा के रास्ते, तो ये पश्चिमी तट से होता हुआ कहाँ पहुंचा, उत्तमासा अंतरीप पहुंचा। फिर हिंद महासागर से होते हुए कहाँ पहुंचा, जंजीबार, हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार, और वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ा। हिंद महासागर से कहाँ पहुँचा, जंजीबार पहुँचा। ये तट रहा है इसका पूर्व की ओर, वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ा और यहाँ से वह भारत के पश्चिमी तट कहाँ पहुँचा, कालीकट। यानी सबसे पहले कहाँ ये पहुँचा, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमांसा अंतरीप पहुँचा, फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार, और वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ा और यहाँ फिर भारत के पश्चिम, यानी जंजीबार, पहले उत्तमासा फिर जंजीबार, और फिर उसके बाद केरल, ये यहाँ पे ये जो भारत के पश्चिमी तट कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ पर ये अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट पहुँचा, जहाँ इसका जमोरिन ने स्वागत किया। ये है इसका एक फ़ोटो जो देख रहे हैं आप, ये था वास्को डी गामा, ये इसकी फ़ोटो है वास्को डी गामा। तो आपने ये एक विशेष जानकारी कर ली कि ये समुद्री मार्ग की खोज की इसने, और भारत के समुद्री मार्ग की खोज की सबसे पहला पुर्तगाली था, और ये कहाँ से होता हुआ आया, इसने पुर्तगाल के राजा से आर्थिक मदद ली, और ये उत्तमासा केप ऑफ गुड होप, उत्तमासा अंतरिक्ष के रास्ते, और ये पश्चिमी तट से होता हुआ हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार क्षेत्र पर पहुंचा, और वहां से पूर्व की ओर बढ़कर ये भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट पर ये के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां जमोरिन जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इसका भव्य रूप से इसका स्वागत किया। तो ये आपने इसके वास्को डी गामा के विषय में जानकारी कर ली। आइए अब इसके बात करते हैं कि भाई इनके बाद अगर हम बात करें गवर्नर की,
तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। भाई पुर्तगाली वो तो व्यापारी थे, लेकिन अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा नाम का जो 1505 और 9 के समय रहा, अल्मीड़ा यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। भाई देखो, अगर प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तब आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर की बात हो रही है, पुर्तगाली यात्री नहीं, पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात करें, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण करना, स्थापित करना, जिससे व्यापार शांतिपूर्ण हो सके, ये इसका उद्देश्य था। इसे शांत जल नीति कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे शांतिपूर्ण व्यापार कर सकें। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी नाम से प्रश्न आता है कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी किसके समय में लाई गई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा। किसने कहा? इसे शांत, यानी जो उसने नियंत्रण जो था समुद्री मार्ग, भाई समुद्री मार्ग पे क्या था कि वहाँ पर बहुत सारे जो क्या नाम समुद्री लुटेरे भी मिला करते थे, तो उसने क्या किया, ये गवर्नर था, इसने वहाँ पे ये सब नियम, ये कुछ रूल्स बना दिए कि पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना और जिससे व्यापार आराम से हो सके, उसकी लूट खसोट ना हो, शांति, उसको एक नाम दिया शांत जल नीति। हिंदी में क्या कहेंगे? शांत जल नीति। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश के नाम से ज़्यादातर आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। किसके समय में लागू हुई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये कौन सा? पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो आइए बात करते हैं दूसरे पुर्तगाली गवर्नर की बात करते हैं। दूसरा कौन था? दूसरा पुर्तगाली जो गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के नाम से भी ज़्यादा पूछा जाता है। ये 1509 और 1515 तक ये भारत का गवर्नर रहा। यह दूसरा गवर्नर था। अल्मीड़ा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना, यानी दूसरा गवर्नर कौन था? सेकंड नंबर पे कौन था? अल्बुकर्क। और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का यानी बहुत शक्ति से ये पेश आता था, इसलिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे कोचीन जो केरल क्षेत्र था, कोचीन का जो, उसको इसने क्या किया? अपना मुख्यालय बना लिया। भाई ये समुद्र के किनारे ही मुख्यालय क्यों बनाते थे? क्योंकि समुद्री मार्ग ही था, वायु मार्ग था नहीं, तो इनको वहाँ से आने में दिक्कत नहीं होती थी। 1510 की बात करें, अल्बुकर्क ने बीजापुर क्षेत्र था भारत में, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। इसने क्या किया? अब ये आए थे व्यापार करने, और देखिए धीरे धीरे इनके गवर्नर यहाँ है ना, गवर्नर बन गए यहाँ, और इन्होंने क्या किया? आदिल शाह पर आक्रमण किया सुल्तान, और वहाँ से क्या? गोवा जीत लिया। तो पुर्तगाली से प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले कौन आया भारत में? तो यूरोप वासियों में पुर्तगाली आए, और ये सबसे बाद में गए, 1961 में ये गए, और लगभग 1498 से इनका प्रारंभ हो गया आना, और ये कब गए? 1961 में ये वहाँ से भगाए गए गोवा से। गोवा पे लास्ट तक इनका शासन रहा, देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी, है ना। सबसे पहले आए और सबसे बाद में ये भारत से भागे यहाँ से, है ना। तो इनका उद्देश्य क्या था? इसने गोवा को जीत लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। उसके बाद कौन? इसके बाद डच, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान। इसके बाद एक और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें डच जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ये अगर हम बात करें ये दूसरा था। तो इसमें एक और गवर्नर आया जो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इसको, लेकिन नाम तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे कौन आया? इसके बाद कौन आया? तो इसके बाद तीसरे नंबर पे जो गवर्नर बना वो बना नीनो। पुर्तगाली ये भी था नीनो, नोट कर लेना आप लोग, नीनो। फिर उसके बाद हम लोग डच को चर्चा करेंगे। नीनो डी कुन्हा नाम का जो पुर्तगाली था, ये क्या किया? ये भारत आया गवर्नर बन के, तीसरा गवर्नर था ये। और इसका जो समय रहा है यहाँ से 1500 और अगर बात करें 1529 से इसका समय रहा, और 1538 तक ये रहा। यहाँ पे ये रहा तीसरे नंबर की अगर हम बात करें। पहला कौन था? यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले में पहला सबसे पहले अगर बात करें व्यापारी, तो पुर्तगाली व्यापारी था,
वास्को डी गामा। दूसरे नंबर पे कौन आ गया? दूसरे नंबर पे जो पहला पुर्तगाली, फिर अल्वरेज आ गया, पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल आ गया पुर्तगाली व्यापारी। उसके बाद गवर्नर पहला कौन रहा? वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा। दूसरा अल्फांसो अल्बुकर्क रहा। और तीसरा जो रहा आने वाला वो नीनो डी कुन्हा रहा, है ना। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नाम बस नोट कर लेना आप लोग। इसके विषय में ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़नी है, यहाँ से प्रश्न कोई संभावना इसकी। तो ये आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डचों का आगमन, और डचों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके कमेंट बॉक्स में आप अपने लिखिए, जिससे मुझे थोड़ा सा ऊर्जा मिले और मैं इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से समझाता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।